हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीपल एज रिसोर्सेज, यानी हमारे 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है वो बेस्ड है हमारे जो हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी दी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो उसमें जब मैं कैपिटल के बारे में बात कर रहा था, कैपिटल पे मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो भी बनाया है, तो उसमें भी मैंने ये बात बताया था कि कैपिटल जो है वो दो पार्ट में हमारे एनसीईआरटी के बुक में डिवाइड किया गया है, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो है उसे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल के बारे में अभी मैं उस पार्ट में नहीं जाने वाला। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो फिर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसमें मैं ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करने वाला हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन कैपिटल जैसे बाकी के कैपिटल्स, यानी अगर आपके पास पैसे हों, सपोज़ आपके पास कैश है, तो कैश जो है एज ए कैपिटल रिकॉग्नाइज तभी होता है जब आप उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दें प्रोडक्शन प्रोसेस में। अगर आप घर में रखे रहें पैसे को, आप बैंक में रखे रहें, तब तक वो कैपिटल के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं होता। ओके, जब आपके पास सपोज़ पैसे हैं तो वो कैपिटल नहीं है, वो आपके वेल्थ का हिस्सा है, आपके वेल्थ का पार्ट है, लेकिन वो कैपिटल बन जाता है जब आप उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तब हम लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सेम अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें किसी भी कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, तो लोग जो हैं यहाँ के वो एज ए रिसोर्स रिकॉग्नाइज किए जाने लगते हैं, रिसोर्स के तौर पे पहचाने जाते हैं जब आप उनमें सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ये तीन तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। सबसे पहला है एजुकेशन। आप लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा ट्रेनिंग, आप उन्हें ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं ताकि उनके स्किल्स को बढ़ावा मिले। और तीसरा है हेल्थ केयर, मतलब आप उन्हें कोशिश करते हैं कि लोग जो हैं आपके यहाँ के, मतलब आपकी कंट्री के, वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहें। तो ये तीन फैक्टर्स क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लोगों को ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो है वो बाकी के जैसे कैपिटल, बाकी के जो रिसोर्सेज हैं, मतलब बाकी के जो फैक्टर्स हैं जैसे लैंड है एंड कैपिटल है, उसकी तरह ये भी रिटर्न देता है। ओके, मतलब किसी भी कंट्री के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ावा देता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। लोग अगर एजुकेटेड हों, लोग अगर डिसीजन ले पाएँ सही तरीके से, अगर लोग अच्छी तरह से ट्रेंड हो किसी काम को करने के लिए, तो और साथ ही साथ लोग हेल्दी हों, तो लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाती है कंपेयर टू दूसरा आदमी जो कि लिख पढ़ नहीं सकता, बोल सकता है, मे बी लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता, और साथ ही साथ अनहेल्दी भी है। तो उसके कंपैरिजन में वो आदमी जिसके पास स्किल्स हैं, जो अच्छी तरह से लिख सकता है, बोल सकता है और ट्रेंड है प्रॉपरली, उसके पास ट्रेनिंग है और साथ ही साथ वो हेल्दी है, तो ये हमारा मतलब दूसरा आदमी जो है, इसकी प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू जो हमारा फर्स्ट पर्सन है जो कि अनट्रेंड है, अनस्किल्ड है, अनएक्सपीरियंस्ड है, उसके मुकाबले अच्छी होगी। तो हमारा दूसरा आदमी जो है ना, उसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल के तौर पे रिकॉग्नाइज़ करते हैं और ये हमें रिटर्न भी देता है। मतलब इन फ्यूचर अगर आप आज अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करते हैं, तो आगे चल के वो बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, फिर रिटर्न जनरेट करना स्टार्ट करेंगे, अच्छी सैलरी अर्न करेंगे, ओके, और हेल्दी होंगे, और साथ ही साथ उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, यानी उनके जो बच्चे होंगे, उन्हें भी वो अच्छे पोजीशन पे, अच्छे स्कूल्स में एजुकेशन दिला पाएंगे, उन्हें हेल्दी रख पाएंगे। तो ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ अगर अनएजुकेटेड पेरेंट्स हों, तो उनके पास एक तो वो अच्छा सैलरी उन्हें वो अर्न नहीं कर पाते, मतलब ज़्यादा नहीं अर्न कर पाते, बस जितने से उनका काम चल पाए उतना ही अर्न कर पाते हैं, और वो अनहेल्दी भी होते हैं, और साथ ही साथ उनके बच्चे जो हैं वो इन सारे फैक्टर्स के चलते अच्छे स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं, तो वो भी अनएजुकेटेड रह जाते हैं। तो इनका एक अलग साइकिल चलते रहता है, जिसे कि तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस साइकिल को तोड़ पाना थोड़ा कठिन होता है। यानी कि एक तो पेरेंट्स जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं, उनके बच्चे फिर अनएजुकेटेड रह गए, साथ ही साथ वो उनके खान पान पे, यानी उन्हें अच्छी तरह से उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं रख पाते हैं,
हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रख पाते। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसके चलते वो अनहेल्दी हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे अनहेल्दी हो जाते हैं। तो ये एक साइकिल चलते रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें एजुकेट किया जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें हेल्दी बनाने की कोशिश की जाए, तो फिर उनके बच्चे जो हैं फिर वो एजुकेटेड होंगे और ये फिर नया साइकिल स्टार्ट होगा। ओके, जब भी हम लोग बात करते हैं, यानी जब भी हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स या पीपल एज रिसोर्स, तो ये टर्म जो है ना, ये इंडिकेट करता है सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स, एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस, नॉलेज, इनको इंडिकेट करता है, जो कि क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने में। आप कहेंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो, उसके बारे में मैं ऑब्वियसली डिटेल में बात करूँगा किसी बाद के वीडियोज़ में। हालांकि यहाँ पे मैं बता दूँ कि जीडीपी में जब आप नेट इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जोड़ देते हैं तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। अब आप फिर पूछेंगे कि जीडीपी क्या है? तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस की गई हैं उनका वैल्यू अगर आप ऐड कर देते हैं किसी भी कंट्री में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे फॉर एग्जांपल एक साल में भारत में कितना मैं कहूँ, सपोज़ 50 लाख करोड़ का टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस हुई, तो 50 लाख करोड़ जो है वो हमारा क्या होगा, जीडीपी होगा। और उसमें नेट इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप ऐड कर देते हैं तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू कहा जीडीपी के बारे में बताते समय। ओके, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, फाइनल कंज्यूमर के पास पहुँचेंगे गुड्स या सर्विसेज और कंज्यूम किए जाएंगे। तो जीएनपी को बढ़ावा मिलता है, नेशनल इनकम को बढ़ावा मिलता है। ओके, जब आपके पास अच्छी तरह से ट्रेंड लोग हों, प्रॉपरली ट्रेंड लोग हों, प्रॉपरली एजुकेटेड लोग हों, तो वो हेल्दी हों, ठीक ना। तो इस तरह से आपके नेशनल इनकम को भी बढ़ावा मिलता है। तो आपकी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग एंड डेवलपिंग टू डेवलप्ड की कैटेगरी में रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जापान है। जापान जो है उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में आता है। क्यों? बिकॉज उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन रिसोर्स को अपने डेवलप करने में। ह्यूमन रिसोर्स रिटर्न जनरेट करता है, ये मैंने बताया भी, रिटर्न जनरेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और वो आदमी यानी जो ट्रेन हुआ, जो एजुकेट हुआ, उसके एजुकेशन से, उसकी ट्रेनिंग से केवल उसे ही बेनिफिट नहीं होता। ओके, पूरी सोसाइटी बेनिफिट होती है उससे इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल अगर कोई अच्छा अर्न करता है, इनकम टैक्स पे करता है वो, अगर सपोज़ सभी लोग एजुकेटेड हों और टाइमली टैक्सेस पे करें, तो इनडायरेक्टली फिर वो क्या होता है, वो इन्वेस्ट होता है अमाउंट हमारे डेवलपमेंट के लिए ही। ओके, तो इनडायरेक्टली हम लोगों का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ किसी भी सोसाइटी में अगर सपोज़ मेजॉरिटी जो है अगर एजुकेटेड है, काफ़ी हद तक अगर एजुकेटेड है, तो बाकी के लोग अगर कम एजुकेटेड भी हैं तो वो धीरे धीरे एजुकेट हो जाते हैं। और वो साइकिल के बारे में जो मैंने बात किया था ना, वो थोड़ा जल्दी टूटता है। यानी जो कम एजुकेटेड लोग हैं वो एजुकेट तेज़ी से होते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो फिर तेज़ी से एजुकेट होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को बढ़ावा मिलता है। ओके, तो इंडिया जो है, इंडिया में क्या किया जाना चाहिए? इंडिया में भी अकॉर्डिंगली हमें ध्यान देना होगा कि लोगों को एजुकेट करें, हम लोगों को ट्रेन करें, यानी लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, और साथ ही साथ लोगों को हम लोग प्रॉपर हेल्थ केयर, हेल्दी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो उसे एक बोझ समझने की बजाय, मतलब बहुत सारा ऐसा एक ट्रेंड है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आप उसे रिसोर्स की तौर पे देखने की बजाय आप उसे देखते हैं एज अ लाइबिलिटी। ओके, आप उसे एसेट के तौर पे नहीं देखते, आप उसे लाइबिलिटी के तौर पे देखते हैं। लाइबिलिटी के तौर पे मतलब देखते हैं कि उसके साथ बहुत सारी परेशानियां जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हॉस्पिटल्स भरे हुए हमेशा मिलेंगे, ट्रैफिक जाम होगा हमेशा ही, आपके स्कूल्स में दाखिला लेने में मुश्किल आएगी, एग्जामिनेशन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जॉब लेने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जनरली हम लोग हाईलाइट करते हैं जब भी हम लोग बात करते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग उस समय, मतलब इन परेशानियों को हाईलाइट करते समय एक फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं कम्प्लीटली, एंड दैट इज़ कि हम लोग इस पॉपुलेशन को रिसोर्स के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और रिसोर्स के तौर पे हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैंने बताया 3 फैक्टर्स पे फोकस करके। 3 फैक्टर्स में पहला है एजुकेशन, दूसरा है ट्रेनिंग, एंड तीसरा है उन्हें हेल्दी बनाना, हेल्थ केयर। ओके, तो इन 3 फैक्टर्स की बेसिस पे आप
उन्हें हेल्दी बना सकते हैं, और हेल्दी बनाएंगे तो क्या होगा, ये रिटर्न जनरेट करेंगे। ह्यूमन कैपिटल जो है इसे हम लोग सुपीरियर मानते हैं बाकी के दो जो हमारे फैक्टर्स हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड और कैपिटल, तो इनसे हम लोग सुपीरियर मानते हैं इन्हें, मतलब ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमन रिसोर्स को। कैसे सुपीरियर मानते हैं, तो पैसा जो है खुद से आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में इन्वेस्ट नहीं हो जाता, ओके, खुद से यूज़ नहीं होने लगता। लैंड जो है वो खुद से क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट नहीं कर देती, यानी खुद से प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वेस्ट नहीं हो जाती, ओके, उस पर आपको काम करना होता है, वो खुद से अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। बट ह्यूमन जो है वो सुपीरियर है, बिकॉज एक तो ये इसके पास सेंस है, ये बोल सकता है, बात कर सकता है, फील कर सकता है, ओके। दूसरा, ये बाकी के रिसोर्सेज को एक साथ ले आता है और उन्हें ले आके प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। और तीसरा, ये खुद से अपना डेवलपमेंट कर सकता है, यानी अगर थोड़ा कम एजुकेटेड है तो अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट करने की कोशिश कर सकता है, तो खुद से अपना डेवलपमेंट कर सकता है, ओके। तो बाकी के रिसोर्सेज को एक साथ ले आना, खुद से खुद को एजुकेट करना, खुद से अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करना, और खुद मतलब एक सर्टेन अचीवमेंट के बाद बाकी लोगों को जागरूक बनाना, तो ये काम केवल ह्यूमन कर सकता है। जापान का मैंने एग्जांपल दिया, ओके। जापान के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल है, वो डेवलप्ड है, और आज वो रिकॉग्नाइज़ किया जाता है जो डेवलप्ड कंट्री। तो इंडिया में भी हम लोग ये जो काम है, मतलब ये 3 फैक्टर्स पे फोकस अगर हम लोग करें, लोगों को अगर हम लोग एजुकेट करना स्टार्ट करें, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ये हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं। आपने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सुना होगा, तो बाद में मैं बात करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में। अभी हमारा दूसरा टॉपिक जो है हमारे चैप्टर में, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाई मेन एंड वुमेन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो सारा पूरा का पूरा चैप्टर है इंटरेस्टिंग है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाई मेन एंड वुमेन हम लोग इस टॉपिक में समझने वाले हैं। सबसे पहले कि हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज़ है ना, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, उन्हें 3 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर्स हैं। जितने भी काम अपने आसपास आप देखते हैं वो इन 3 सेक्टर्स में बांटे जा सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इसके बाद फिशरीज़ आती हैं और माइनिंग आता है। तो ये सारे काम जो है ना, वो मतलब इन्हें हम लोग प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं। जैसे अगर कोई एग्रीकल्चर खेती कर रहा है तो वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है, ओके, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, हम लोग कहेंगे। अच्छा, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करे किसी भी चीज़ का, जैसे आप पेन बनाइए, चम्मच बनाइए, पेंसिल बनाइए, कोई भी चीज़ बनाइए आप, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। मतलब आपसे कोई पूछे कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं, ओके, तो प्राइमरी सेक्टर में वो लोग काम करते हैं जो कि एग्रीकल्चर, खेती कर रहे हों, जो माइनिंग में लगे हुए हैं, या फिर जो लोग फिशरीज़, फिशिंग करते हैं, वो लोग मतलब मछलियाँ पकड़ते हैं और बेचते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर है, ओके। और इसी तरह से फॉरेस्ट्री है, या एनिमल्स रखना, गाय भैंस रखना, ओके, दूध बेचना उनका, तो डेयरी फार्मिंग फॉर एग्जांपल, तो ये प्राइमरी सेक्टर है। एनिमल हस्बेंड्री के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। तो ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग, जब भी आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर्टेन आइटम का, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर जो है वो मेनली सर्विस सेक्टर होता है। इसमें सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरह की, अकाउंटिंग है फॉर एग्जांपल, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है ना, हम लोग इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाने में, उसे इंक्रीज़ करने में। आइडियली इन तीनों ही सेक्टर्स का डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है, ओके। मतलब तीनों सेक्टर्स से हमें रिटर्न मिलना चाहिए, हमारा इनकम होना चाहिए, हमारी कंट्री को इनकम होना चाहिए, तीनों ही सेक्टर्स से। तो जैसे कि मैंने बताया, ये तीनों ही सेक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाने में, और इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं इन्हें हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक तो पहला मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ जब भी मैं कहूँ तो इसका मतलब ये होता है उन एक्टिविटीज़ से जिसमें कि आप प्रॉफिट मोटिव के साथ इंगेज्ड हों। मतलब आप काम कर रहे हैं और उसमें आपका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। मतलब आप काम कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट मोटिव के साथ नहीं काम कर रहे हैं तो वो मार्केट एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कमाने के लिए, जैसे खेती कर रहे हैं, तो खेती करना आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप उसे अर्न करना चाहते हैं, आप कमाना चाहते हैं, तो वो होगा हमारा मार्केट एक्टिविटी में काउंट होगा। दूसरा
नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, तो वो सारे काम जिसमें कि आप उन्हें आप करते हैं बट प्रॉफिट अर्न करना वो आपका मोटिव नहीं होता उनमें, तो हम लोग उन्हें नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका, फॉर एग्जांपल घर पे जो महिलाएं हैं वो खाना बनाती हैं, तो क्या वो प्रॉफिट के लिए खाना बनाती हैं, उन्हें कोई उससे अर्निंग होता है? नहीं होता, फिर भी वो काम करती हैं। या फिर आप अपने घर पे बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने यानी खुद के बच्चों को अगर पढ़ाएं, कोई कोई आदमी है और शाम को वो रिटर्न होने के बाद खुद से अपने बच्चों को क्या करता है, ट्यूशन देता है, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? मतलब प्रॉफिट मोटिव के साथ वो काम कर रहा है? अगर प्रॉफिट मोटिव के साथ काम कर रहा है तो जाके हम लोग उसे काउंट करेंगे मार्केट एक्टिविटी में, अदरवाइज़ वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में काउंट होगा। ओके, यानी घर के काम करना, जैसे खेती करना, बट खुद के कंजम्पशन के लिए खेती करना, उतने ही चीज़ों को उगाना जिससे कि क्या हो सके, मतलब खुद कंज्यूम करना हो, खुद ही खाने के लिए उगाना, तो वो हम लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं यानी विमेन जो हैं वो एंगेज्ड होती हैं जनरली नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। मेजर पोर्शन, अभी थोड़ा सा ट्रेंड इधर आके चेंज हुआ है, तो मेजर पोर्शन जो है महिलाओं का वो खाना बनाने में, घर की देखभाल करने में, बच्चों की देखभाल करने में, इसमें चला जाता है। ओके, और जो मेल पॉपुलेशन है उसका एक लार्ज पोर्शन वो एंगेज होता है मार्केट एक्टिविटीज़ में। वो लोग खेती करते हैं या घर के लिए कमाते हैं। ओके, ट्रेंड जैसा कि मैंने कहा धीरे धीरे चेंज हो रहा है, महिलाएं भी अभी सामने आ रही हैं और मार्केट एक्टिविटीज़ में एंगेज हो रही हैं। महिलाएं फॉर एग्जांपल अगर दुकान चलाएं तो मार्केट एक्टिविटी में वो काउंट होगा। ओके, या जहाँ भी कोई काम करें और प्रॉफिट मोटिव के लिए करें, जहाँ से कि उन्हें अर्निंग हो, जहाँ से कि वो कुछ कमाएँ, तो दैट विल बी काउंटेड एज मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी था। इन एक्टिविटीज़ में भी पेमेंट जो है वो हमेशा होता है आपके स्किल्स के बेसिस पे, आपकी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे, आपका कितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। जनरली आप नोटिस करेंगे तो महिलाओं का पेमेंट जो है वो हमेशा कम रहा है। ठीक है, बिकॉज मे बी जो फैक्टर्स जो भी पेमेंट कर रहा है, कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो सकता है कि वो उन्हें मानता हो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, हालांकि ये मानना गलत है। अगर वो इक्वली स्किल्ड हैं, इक्वली मतलब उनके पास इक्वल एक्सपर्टीज़ है दूसरे मेल काउंटर पार्ट से, अगर हम लोग कंपेयर करें, तो अगर उनके पास बराबर का एक्सपर्टीज़ है, बराबर का स्किल है, बराबर का एक्सपीरियंस है, तो उनका पेमेंट भी मेल काउंटर पार्ट के बराबर होगा। यानी जो एक मेल को पेमेंट किया जाता है उस काम के लिए, सेम पेमेंट किया जाएगा फीमेल को भी। ओके, तो फुली आप ये समझ गए। तो स्किल्स का होना, एजुकेशन का होना, एक्सपीरियंस का होना, इन सारी चीज़ों को यानी आपके अर्निंग कैपेसिटी को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है। और जैसा कि मैंने आगे शुरू में बताया इस वीडियो में, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी कंट्री को बेनिफिट होता है, आपकी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ता है। ओके, और इनडायरेक्टली आपकी सोसाइटी को बेनिफिट होता है, आपकी कंट्री को भी बेनिफिट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो होपफुली आप अभी तक मैंने जो भी बताया है वो समझ गए। ये चैप्टर जो है मैंने 2 पार्ट में, टोटल 2 वीडियोस बनाऊंगा इसके लिए, बिकॉज एक वीडियो में कवर करना मतलब बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने बस इतना ही, अभी 2 टॉपिक्स मैंने कवर किया। सबसे पहले तो मैंने बताया कि ह्यूमन कैपिटल है क्या, पीपल एज रिसोर्स है क्या, और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। तो ये 2 टॉपिक्स मैंने कवर किया। इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो आएगा उसमें मैं फिर बाकी के जो इस चैप्टर में टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हें कवर करने वाला हूँ। तो अगर अभी मतलब इस वीडियो में यहाँ तक आपको समझ में आ गया और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।